हाय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। बड़े दिनों के बाद से फिर से आपकी क्लास शुरू हो रही है। आज की जो क्लास है ये भूगोल चैप्टर क का है और जिसमें जल संसाधन आपको पढ़ना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास का आज ये जो टॉपिक है जल संसाधन। अब जल संसाधन चैप्टर शुरू करने से पहले आप ज़रा कल्पना करके बताइए, अपना आँख बंद करिए और कल्पना करके बताइए, क्या जल के बगैर हमारा जीवन संभव है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं सर, जल के बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है। तो चलिए शुरू होता है अब। जल पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे अनिवार्य यह अनवीकरणीय संसाधन है। यह कैसा संसाधन है? तो अनवीकरणीय। अब यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम में कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिनका पुनः निर्माण संभव हो जाता है। क्या चीज़? पुनः निर्माण संभव हो जाता है, उसको क्या कहिएगा? नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन किसको कहिएगा? जिनका पुनः निर्माण संभव नहीं होता है। यह न केवल मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है, बल्कि कृषि, उद्योग और पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता हेतु प्राथमिक आधार है। यानी कि प्राथमिक आधार आपका क्या है? तो जल है। और जल का किन किन क्षेत्रों में उपयोग होता है? तो कृषि, उद्योग, पारिस्थितिक, इन सभी में। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में भी इसका इस्तेमाल होता है। शुद्ध जल की पर्याप्त उपलब्धता के बिना पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता और विकास संभव नहीं है। वैसे पृथ्वी पर तो जल है, लेकिन ये जो जल है ये हमारे उपयोग लायक नहीं है, हमारे उपयोग लायक नहीं है। इतना चीज़ समझ गए? अब आपसे क्वेश्चन ये है, ये 5 MCQ क्वेश्चन है, जरा इन सभी प्रश्नों का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन ये है कि जल किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन का मुख्य आधार क्या है? कोयला है, जल है, पत्थर है या पेट्रोल है? तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संसाधन अनिवार्य है किसके लिए? उद्योग हेतु, कृषि हेतु, पेयजल हेतु कि उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके बताइए, आपका HW रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जल चक्र संचालित होता है सूर्य द्वारा, चांद द्वारा, वायु द्वारा कि वन द्वारा? तो जल चक्र जो है आपका सूर्य द्वारा संचालित होता है, क्योंकि जब सूरज की रोशनी पड़ता है तो जलाशयों का जल वाष्पित होकर के वायुमंडल से ऊपर चला जाता है, और फिर जब ये ठंडा होता है तो संघनन विधि द्वारा बादल निर्माण होकर के पुनः धरती पर ये जल आ जाता है। तो इस चक्र को जल चक्र कहा जाता है, और जल चक्र के द्वारा ही जल का क्या होता है? पुनः रूप प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। क्या इसका कारण क्या है? तो कारण यह है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल है। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? तो 71% भाग से आच्छादित है, जबकि केवल 29% भाग पर स्थल है। स्थल कितना है? तो 29% है, और जल का प्रतिशत कितना है? 21% है। अंतरिक्ष से देखने पर जल की विशाल उपस्थिति के कारण पृथ्वी नीला दिखाई देती है। किसके कारण दिखाई देती है? तो जल की उपस्थिति के कारण यह नीला दिखाई देती है। इसलिए भूगोल में इसे ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, और यही जल जीवन का पोषण भी करता है। समझ में आ गया? तो इस स्लाइड से आप क्या समझे? आपका पूरे पृथ्वी पर जल का प्रतिशत कितना है? तो 71% है। भूमि का प्रतिशत कितना है? तो यह 29% है। जल की उपस्थिति के कारण इसको कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? तो यह 71% जल है। अब अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसे दिखती है? हरा, लाल, नीला और काला। तो ये जितने भी चारों प्रश्न हैं, चारों प्रश्न के आंसर आप खुद से करें। इतना तो आप बता ही सकते हैं नीला ग्रह किसको कहा जाता है। स्थल भाग का प्रतिशत कितना है? तो स्थल
स्थल भाग का प्रतिशत कितना है, अभी हमने पीछे क्लास में पिछले स्लाइड में ही जिक्र किया है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखना है जल और वैश्विक वितरण। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 96.5% जो भाग है यह महासागरों में है। खारे पानी में ये जो जल है पाया जाता है और मात्र 2.5% जल ही मृदु जल या मीठा फ्रेश वाटर होता है। इस मीठे जल का भी लगभग 70% भाग हिस्सा हिमनदों और आर्कटिक क्षेत्र जैसे बर्फ क्षेत्रों के चादर के रूप में संचित है। यानी कि 96.5% जो जल है केवल महासागर में निहित है और जो शुद्ध पानी होता है, लेकिन ये 96% जो जल है ये खारा पानी है, यानी कि नमकीन पानी है। और जबकि 2.5 जो प्रतिशत जल है ये मृदु साफ फ्रेश वाटर है, जिनका उपयोग हम लोग पीने में करते हैं। लगभग 70% हिस्सा पूरा जल का ये भी हिमनदों और आर्कटिक जैसे क्षेत्रों में चादर के रूप में फैला हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखिएगा, वेयर इज़ अर्थ्स वाटर, पृथ्वी का पानी कहाँ है, तो ग्राउंड का 30.1 है और ग्लेशियर में आपका 68.1 है। वैसे ही झील में अगर देखिएगा तो 20% है और ग्राउंड वाटर जो अंदर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है वो 69% के आसपास में आपका जल है। तो फ्रेश वाटर ये है, ठीक, जो कि कुल जल का 2.5% है। अगला स्लाइड में है ये पूरा MCQ क्वेश्चन, ज़रा इसका आंसर बता दीजिए। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है, तो महासागरों में 96.5% है। उसके बाद मीठे जल का प्रतिशत कितना है, तो मीठे जल का प्रतिशत 2.5 है। कितना है बाबू, 2.5% जो जल है 2.5, यहाँ पर 2.5% जल है। उसके बाद महासागरों का जल कैसा होता है, मीठा होता है, खारा होता है, शुद्ध होता है या कोई नहीं। तो महासागरों को जो जल होता है यह खारा होता है। मीठे जल का भंडार कहाँ पर है, समुद्र में है, नदी में है या हिमनद में है या झीलों में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिमनद में है। अगला क्वेश्चन है कि पीने का जल का मुख्य स्रोत क्या है, महासागर है, मृदु जल है, लवणीय जल है या वायु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृदु जल, यानी कि मीठा जल हो जाएगा। अगला टॉपिक है कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। किस प्रकार से कह सकते हैं, तो देखिएगा, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। यह जल चक्र के माध्यम से निरंतर शुद्ध और पुनर्भरण होता रहता है। सूर्य की गर्मी से वाष्पीकरण और फिर संघनन और वर्षा की प्रक्रिया द्वारा जल पुनः धरातल पर आ जाता है और यह चक्र सुनिश्चित करता है कि पृथ्वी जल की कुल मात्रा हमेशा स्थिर रहती है। यानी कि जैसे कि सूरज की रोशनी पड़ा तो जलाशयों का जल गर्म होने के बाद यह वाष्प में ऊपरी सतह परिवर्तित हो जाता है, फिर यही वाष्प ऊपर उठ करके जाता है तो बादल बनता है और बादल जब ठंडा होता है, बादल बना, फिर बादल ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद पुनः वर्षा के रूप में क्या हो जाता है, धरती पर आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, जल का स्थिरता बनी रहती है। तो अब उसके बाद इस टॉपिक से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है ये निम्न प्रकार से है। जल चक्र का मुख्य घटक क्या है, वाष्पीकरण है, संघनन है या वर्षा है। तो जल चक्र का मुख्य घटक अगर देखिएगा तो सब हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब होता है, संघनन भी होता है, वाष्पीकरण भी होता है और वर्षा भी होता है। जल नवीकरणीय है क्योंकि यह खत्म नहीं होता है, इसका चक्र चलता रहता है, यह कृत्रिम है, इनमें से कोई नहीं। तो जल नवीकरणीय है क्योंकि इसका चक्र क्या होता है, चलते रहता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवसादन होता है, दोलन की वर्षण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वर्षण हो जाएगा। वाष्पीकरण किसके
कारण होता है? ठंडा के द्वारा, सूर्य के गर्मी के कारण, रात या चाँद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूमिगत जल स्तर बढ़ता है किसके माध्यम से? धूप से, वर्षा से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्षा के वजह से भूमिगत जल का स्तर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है कि मृदु जल के मुख्य स्रोत क्या है? मृदु जल के मुख्य स्रोत क्या है? तो मृदु जल के या मीठा जल, मृदु जल कहिए या मीठा जल, इनका मुख्य स्रोत जो है वर्षा है, नदियों, झीलों और भूमिगत जल से प्राप्त होता है। भारत में हिमालयी नदियाँ मीठे जल का बारहमासी स्रोत होता है। बारहमासी मीठा जल का स्रोत क्या है? तो ये हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, हिमालयी नदियाँ हैं। इसके अलावा ज़मीन के नीचे से रिस करके संचित हुआ जल, जिन्हें हम भौम जल भी कहा जाता है, जो कृषि और घरेलू उपयोग के लिए अत्यंत सुलभ और शुद्ध रूप में होता है। फिर इस स्लाइड का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लें, देख लें एक बार कि इनमें से कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। अगला स्लाइड में जो टॉपिक है, जल संकट एक गंभीर समस्या है, यानी कि आने वाले समय में सबसे बड़ी जो समस्या है ये जल की समस्या है, क्योंकि आज भी बड़े शहरों, महानगरों में जल की कमी देखने को मिलता है। जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के बावजूद जब उसकी मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है, आपूर्ति से अधिक हो जाता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? जल संकट कहते हैं। यह संकट केवल कम वर्षा वाले क्षेत्र में ही उत्पन्न होता है। इसका कारण यह है कि यह प्रदूषित जल तो है, लेकिन यह बृहत मात्रा में है और यह जल क्या होता है? उपयोग लायक नहीं है। अभी इस स्लाइड से कुछ क्वेश्चन है कि जल संकट का मुख्य कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या, अतिदोहन, प्रदूषण की सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। जल संकट का मुख्य कारण होगा, अगर मुख्य कारण देखिएगा तो ये बढ़ती जनसंख्या हो जाएगा। हालांकि इसमें सभी भी हो सकता है, क्योंकि अतिदोहन अगर कर रहे हैं, पानी का बहुत बर्बादी कर रहे हैं, तो ये भी कारण हो जाएगा, प्रदूषण भी हो जाएगा। लेकिन मुख्य कारण अगर पूछा जाएगा तो बढ़ती जनसंख्या हो जाएगा। जल की कमी का मुख्य अवयव है, जल की कमी अनुभव होती है कब? जब मांग बढ़ती है, जब पानी अधिक है, जब वर्षा अधिक है, कि इनमें से कोई नहीं? कि इसका कमी का अनुभव तब होता है जब इसकी पानी की मांग बढ़ जाती है। बाकी क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करिएगा। अगला टॉपिक है जनसंख्या और जल दोहन। जनसंख्या और जल दोहन। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या जल संकट का सबसे बड़ा कारण है। मुख्य और सबसे बड़ा कारण क्या है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या। अधिक आबादी का अर्थ है कि घरेलू कार्य हेतु अधिक जल की मांग और बढ़ते खाद्य उत्पादन हेतु कृषि सिंचाई का विस्तार है। इसके कारण भूमिगत जल अत्यधिक दोहन हो रहा है। कौन सा जल? तो भूमिगत जल जो अत्यधिक दोहन हो रहा है, इससे कुएं और नलकूपों का जल स्तर भी क्या हो रहा है? खतरनाक रूप से नीचे गिर रहा है। तो अब इसका क्वेश्चन बता दीजिए कि जनसंख्या बढ़ने से जल की मांग क्या हो रही है? घट रही है या बढ़ रही है? तो निश्चित है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए जल की आवश्यकता, मांग बढ़ ही जाएगी। सिंचाई के लिए जल का दोहन होता है आसानी से, बर्फ़ से, भूमिगत जल से। तो सिंचाई के लिए जिस हम जल का उपयोग करते हैं वो अधिकतर भूमिगत जल होता है। बाकी आगे वाला 3 क्वेश्चन आप खुद से करें। औद्योगिकीकरण ये क्या है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से हुए औद्योगिकीकरण से ने जल संसाधनों पर भारी दबाव डाला है। उद्योगों को न केवल मशीनों के संचालन हेतु भारी जल की आवश्यकता होती है, बल्कि ऊर्जा हेतु जल या विद्युत उत्पादन करने हेतु जल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाला जहरीली अपशिष्ट पदार्थ जो कि नदियों में मिल जा कर के नदी को क्या कर देती है? प्रदूषित कर देती है। इसके अतिरिक्त कल कारखाना से निकलने घरों से निकलने वाली जो होती है नालियाँ होती है, ये भी कहीं न कहीं किसी बड़े नाला से मिलते हुए जा कर के अंततः बड़े जलाशय में मिल जाती है और वहाँ के जल को क्या कर देती है? प्रदूषित कर देती है। फिर ये 5 क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करिए।
फिर अगला है कि जल प्रदूषण और गुणवत्ता। जल की गुणवत्ता और गिरावट जल संकट का एक गंभीर समस्या है। जल तो है, लेकिन ये जल प्रदूषित होते जा रहा है। इसका गुण जो है गंभीर रूप से खराब हो रहा है। इसका कारण है घरेलू कूड़ा कचरा, औद्योगिक रसायन और कृषि में प्रयुक्त कीटनाशक और उर्वरक। ये जल स्रोत में जब मिल जाता है तो पीने योग्य और अन्य जो जल होता है उसको असुरक्षित कर देता है, और प्रदूषित जल मानव स्वास्थ्य हेतु घातक बीमारियों का मुख्य कारण बन जाता है। फिर क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि जल को प्रदूषित करता है कौन? कीटनाशक, उर्वरक, रसायन की सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। प्रदूषित जल पीने से होता है, क्या होता है? तो ताकत, स्वास्थ्य खतरा की लंबी आयु, किनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि जल की गुणवत्ता गिरती है किसके कारण? कचरा फेंकने से, वृक्षारोपण से, सफाई से या वर्षण से? अब खुद समझदार हैं, बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगले स्लाइड में हम पढ़ते हैं। तो प्राचीन जल संरक्षण की जो तकनीक है किस प्रकार की थी? तो देखिएगा, भारत में जल प्रबंधन की परंपरा काफ़ी प्राचीन है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी में इलाहाबाद के निकट रिंगवेपुर में गंगा नदी के बाढ़ के उत्तर और जल संग्रहण तंत्र बनाया गया, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी अनेक बांध, झील और सिंचाई संबंधी प्रणालियां निर्मित की गई, ताकि जल को क्या किया जा सके? संरक्षित किया जा सके। अब ये 5 क्वेश्चन है, इसको बता सकते हैं आप। क्वेश्चन ये है, कलिंग उड़ीसा की प्राचीन सिंचाई पद्धति क्या है? आधुनिक है, उत्कृष्ट है, अनुपस्थित है, इनमें से कोई नहीं। तो ये उत्कृष्ट है। किसके किसके समय बांधों का निर्माण हुआ था? मुगलों, अंग्रेजों, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सभी का आंसर कमेंट करें। अगला टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? तो नदी घाटी परियोजनाओं को हम बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जा सकता है। इसका कारण ये है, यह एक साथ अनेक उद्देश्यों को पूर्ति करता है। यह एक साथ क्या करता है? अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन का एक बन करके जल संचित किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई के साथ साथ बिजली बनाने तथा बाढ़ रोकने और मछली पालन हेतु किया जाता है। इस वजह से अब कारण बता दीजिए, बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ क्या है? एक काम, अनेक उद्देश्यों की पूर्ति, कि केवल मनोरंजन, किनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बांध का मुख्य भाग क्या है? जलाशय है, सड़क है, बगीचा है या दुकान है? तो इसका भाग क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत जलाशय को बांध का मुख्य भाग क्या है? तो बांध का मुख्य भाग जो होता इसका कमेंट करके आप बताइए क्या होगा। वैसे ही इसका और इसका करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बांधों से लाभ और उसका उपयोग क्या है? तो बांध आधुनिक विकास के इंजन है। इसके प्रमुख लाभ जो है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नहरों, सिंचाई, प्रदूषण और जल मुक्त जल जो है विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। घरेलू आपूर्ति और मनोरंजन इत्यादि क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर यहाँ से इससे संबंधित 5 प्रश्न है, बता सकते हैं कि बांधों में उत्पादित बिजली है। बांधों से उत्पादित बिजली कौन है? जल विद्युत, ताप विद्युत, सौर ऊर्जा की परमाणु? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हालांकि इन सभी का कमेंट करके आप बताएं कि क्या हो सकता है। अगला टॉपिक है कि नर्मदा बचाओ और सामाजिक प्रभाव। इसका अर्थ क्या है? तो बड़े बांधों के निर्माण से भारी सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती है। बांधों के कारण हजारों स्थानीय लोगों को अपनी जमीन और आजीविका छोड़ करके विस्थापित होना पड़ता है। इसी विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे पर्यावरण आंदोलन शुरू है, जो कि विस्थापितों के पुनर्वास और जंगलों के डूबने के खिलाफ है। रीज़न ये है कि जब नर्मदा बांध बना तो इसमें बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित किए गए, बहुत सारे पेड़ पौधा काटा गया, ये सभी कारण हो सकता है।
अब इससे 5 क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? खेल है, व्यापारिक संघ है, पर्यावरणीय आंदोलन है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी कमेंट करके आप बताने का कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा और हीराकुंड परियोजना क्या है? सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नंगल बांध भारत का सबसे गुरुत्वीय बांध है। भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध, जो पंजाब और हरियाणा में कृषि क्रांति का आधार है। उड़ीसा में महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध है, और ये कहाँ है? पंजाब हरियाणा क्षेत्र में पड़ जाता है। जबकि सबसे बड़ा लंबा बांध अगर पूछा जाएगा तो ये महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध है। और ये जितने भी परियोजना है इनका कार्य क्या होता है? तो ये बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई के लिए, इसके साथ ही जल प्रबंधन में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये दोनों भारत के गौरवशाली इंजीनियरिंग के प्रतीक के रूप में हैं। क्वेश्चन ये है कि पंजाब सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा, हीराकुंड, टिहरी, भागीरथी। अभी जस्ट हमने पिछले स्लाइड में जिक्र किया है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पर है अगला टॉपिक, वर्षा जल संग्रहण की तकनीक। किस प्रकार से हम वर्षा के जल को संग्रहित कर सकते हैं? तो अगर फिगर में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर बारिश हो रहा है ये छत पर, और इन छत पर का ये जो शेड है, शेड पर का पानी जो है इन पाइप के माध्यम से यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। इकट्ठा होने के बाद फिर क्या हो रहा है? इस टंकी में जा कर के भर जा रहा है। फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल हम अलग अलग कार्यों में कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, लिफ्ट साफ़ हो जा रहा है, और उसके बाद जल, इसका उपयोग हम अलग अलग कार्यों में कर सकते हैं। नहाने, कपड़ा धोने, घर की सफाई इत्यादि कार्यों में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भूमिगत टैंक बना करके भी पीने लायक इस जल को हम इकट्ठा कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 है, इनका उत्तर दीजिए आप। राजस्थान में जल संचयन को क्या कहा जाता है? तालाब, कुआं, टांका, नहर। जल संचयन ढांचा अनिवार्य कहाँ है? बिहार, दिल्ली, मुंबई या तमिलनाडु? इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। हालांकि इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला टॉपिक है बिहार में जल संसाधन स्थिति। तो देखिएगा, बिहार जल संसाधन में समृद्ध राज्य है। किस मामले में? तो जल संसाधन में यह समृद्ध राज्य है, जहाँ पर गंगा, कोसी और गंडक जैसी बड़ी नदियाँ बहती है। जल में सिंचाई का मुख्य साधन नदियाँ और नलकूप है। हालांकि उत्तर बिहार में कोसी के कारण भीषण बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या है, जिनका प्रबंधन आधुनिक परियोजनाओं द्वारा क्या किया जाता है? उद्धार किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो फिर क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है 5, इनको देख करके बताएं। बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? उत्तर बिहार प्रसिद्ध है किसके लिए? बाढ़, मरुस्थल, पहाड़। किसके लिए? कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई के उपयोग, बिजली की सभी। तो इन सभी का उत्तर दे करके आप बता सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा उसका मुख्य बिंदु अगर देखिएगा तो क्या है? तो मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से है। पृथ्वी पर 71% जल है। इसी वजह से हम इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जा सकता है। कुल जल के केवल 2.5% ही जो जल है जो कि हमारे पीने लायक है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण, क्या चीज़? बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण जल संकट के मुख्य कारण है। बहुउद्देशीय परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है। इस कथन को किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जितना भी ये बहुउद्देशीय परियोजना है, नदी बांध है, इन सभी को भारत का मंदिर कहे थे। वर्षा जल संचयन भविष्य के जल संरक्षण का एक अचूक उपाय है। जल ही जीवन है, इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना हमारा दायित्व बन जाता है। तो इस प्रकार से आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।